Good morning, children. Let's continue our 7th chapter in OC, that is a private sector, public sector and global enterprise. कल और उसके पहले के हमने दो सेक्शंस देखा जिसमें हमने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में देख लिया था। आज हम जो क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आज हम देखेंगे ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में। इफ़ आई टॉक टू यू ना चिल्ड्रन रिगार्डिंग द ग्लोबल एंटरप्राइज, अगर हम ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में कहते हैं तो ग्लोबल का मतलब क्या होता है? देखो, सबके घर में ग्लोब होता है। हमने इवन 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में सोशल में ग्लोब के बारे में पढ़ा था। मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात होती है। इवन देखो, पुलिस स्टेशन है या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनके पास भी एक ग्लोब रहता ही है, उनके कोई भी इंक्वायरी करना, कोई सर्च करना उसके लिए। तो ग्लोबल एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? एनी बिजनेस यूनिट when it expands its activity outside the political boundary। कोई भी बिजनेस यूनिट जो एक्सपांड होती है मतलब आगे बढ़ाते हैं अपनी एक्टिविटी आउटसाइड द पॉलिटिकल, मतलब आउटसाइड मतलब हमारे खुद के कंट्रीज़ के बाउंड्रीज़ के बाहर जो काम होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज। मतलब कोई भी काम, कोई भी बिजनेस, कोई भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, कोई भी अगर हम ट्रेड कर रहे हैं आउटसाइड द बाउंड्री, हमारे इंडिया के बाहर अगर कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज। वहीं पे अगर हम बिज़नेस एंटरप्राइज की बात करते हैं तो उसको हमने दो हिस्से में डिवाइड किया। एक है डोमेस्टिक एंटरप्राइज और दूसरा है ग्लोबल एंटरप्राइज। तो ग्लोबल एंटरप्राइज जो कि 3 हिस्से में, एक इंटरनेशनल, एक मल्टीनेशनल और एक ट्रांसनेशनल है। 3 अलग अलग ग्लोबल एंटरप्राइज के हिस्से होते हैं, जबकि डोमेस्टिक एक सिंगल अकेला होता है। तो लेट्स सी कि डोमेस्टिक एंटरप्राइज क्या होता है और ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है। इफ़ आई टॉक टू यू चिल्ड्रन रिगार्डिंग द if I talk to you regarding the domestic and the local enterprise, डोमेस्टिक और लोकल, यानी डोमेस्टिक या लोकल का मतलब क्या होता है? हमारे खुद के कंट्रीज़ के, मतलब हमारे खुद के इंडिया के बारे में। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे इंडिया के साथ कर रहे हैं। दैट मीन्स दोज यूनिट विच लिमिट्स द बिजनेस विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। कोई भी यूनिट, कोई भी बिजनेस जो हम अपने कंट्री, मतलब हम अपने कंट्री के दायरे में कर रहे हैं, हमारे इंडिया की जो भी बाउंड्रीज है उसके अंदर ही अगर कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे डोमेस्टिक या फिर लोकल एंटरप्राइज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ग्लोबल एंटरप्राइज। उसके बाद क्या आता है? ग्लोबल एंटरप्राइज। व्हेन एनी बिजनेस यूनिट एक्सपांड इट बिजनेस एक्टिविटी आउटसाइड द बाउंड्री इज नोन एज अ ग्लोबल। कोई भी बिजनेस, कोई भी काम अगर हम इंडिया को छोड़ के इंडिया के बाहर जाते हैं, अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, कनाडा है, ये सब क्या है? आउटसाइड इंडिया है। तो अगर उनके वहाँ फॉरेनर्स के साथ अगर हम बिजनेस करते हैं, हमारी बाउंड्रीज़ के बाहर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज। ठीक है, by using the experience of domestic business as a global enterprise, when they spreads their wings in foreign country, it is a multinational। जब अपना एक्सपीरियंस जब भी कोई इंसान अपना एक्सपीरियंस डोमेस्टिक बिजनेस एज अ ग्लोबल एंटरप्राइज, जब अपना एक्सपीरियंस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस एज अ ग्लोबल एंटरप्राइज, और जब उसको वो स्प्रेड करता है, डोमेस्टिक को ग्लोबल और ग्लोबल से जब वो स्प्रेड करता है, मतलब अपने विंग्स जो है, अपने काम की जो पंख हो, जब वो फॉरेन कंट्री के साथ करता है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी नेशनल एंटरप्राइज। क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? उसे हम मल्टी नेशनल मतलब हम एक्सपीरियंस हो गए हैं डोमेस्टिकली, हमने अपने खुद के कंट्री के साथ बहुत अच्छे से मिलजुल कर काम किया, सब कुछ किया, जिसके वजह से हमारा काम अच्छे से हो रहा है। तो हमने क्या सोचा कि हम हमारे बिजनेस को बाहर भी लेके जाएं। ठीक है, हम हमारे बिजनेस को बाहर लेके जाएं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज उसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चिल्ड्रन ट्रांसलेशनल एंटरप्राइज। प्रोड्यूस, सेल्स एंड इन्वेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। जहाँ पे खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। दे आर सच एंटरप्राइज विच यूज़ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो ऐसे एंटरप्राइज होते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं, एंड वेल्थ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड टू। और साथ ही साथ पूरे एंटायर वर्ल्ड की जो वेल्थ होती है, प्रेस्टीज होती है, टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट। क्यों? ताकि उनको क्या मिल सके? प्रॉफिट अर्न कर सके। कहाँ से? पूरे वर्ल्ड मार्केट से। मतलब खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं पूरे मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, ताकि पूरे वर्ल्ड में उनको प्रॉफिट मिल सके उनसे और अपनी प्रेस्टीज भी वो बना सके। तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसनेशनल एंटरप्राइज। ओके चिल्ड्रन,
आई होप आपको तीनों समझ में आया। डोमेस्टिक क्या होता है, जो हम हमारे खुद के बाउंड्रीज में, मतलब इंडिया में रह के इंडिया में ही काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक या फिर लोकल। ग्लोबल के 3 हिस्से थे। इंटरनेशनल है, जो हम मतलब कोई बाहर कंपनी से करते हैं उसको हम इंटरनेशनल बोलते हैं। और जब हमारे कंपनी को, हमारे एक्सपीरियंस को हम दूसरी फॉरेनर्स कंट्रीज़ के साथ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल एंटरप्राइज। फिर वहीं पे अगर हम ट्रांसनेशनल की बात करते हैं तो उस क्या होता है, जहाँ पे वो खुद प्रोड्यूस करता है, सेल करता है और इन्वेस्ट करता है पूरे वर्ल्ड में, ताकि उसकी प्रेस्टीज हो सके और उससे वो अपना प्रॉफिट कमा सके वर्ल्ड मार्केट से। तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसनेशनल एंटरप्राइज, मतलब ट्रांसफ़र करना, ट्रांसलेशन करना। ठीक है, नाउ लेट्स सी उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो इफ़ आई टॉक टू यू द कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करती हूँ तो सबसे पहला आता है बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री। ग्लोबलाइजेशन है, मतलब बिजनेस हम क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल में ओपन कर सकते हैं, मे बी इंटरनेशनल लेवल या अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम से अलग अलग चीज़ों के साथ, तो उसे हम बोलते हैं बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री। वहीं पे प्रायोरिटी का सबसे पहले तो आपको बता दूँ, प्रायोरिटी का दूसरा मतलब होता है इम्पोर्टेंस, अहमियत देना। तो एवरी कंट्री हैज़ इट्स डिफरेंट, अब सब कंट्री में अलग अलग रिलीजन्स है, अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर्स है, इकोनॉमिक है, बिहेवियर है, तो वो सबको ध्यान में रखते हुए हमें उसके हिसाब से हमारे बिज़नेस को क्या करना चाहिए, एक्सपांड करना चाहिए, ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और हमें भी, जो हम इन्वेस्ट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें हमें भी लॉस ना हो। तो उसके लिए हम उसके इस चीज़ का हमें ध्यान होना चाहिए। साइज़ एंड सेल्स, अब वहीं पे साइज़ एंड सेल की बात करते हैं तो अगर ग्लोबलाइजेशन है मतलब उसका बहुत बड़ा ही ह्यूज होगा, क्योंकि ये नेशनल इनकम है। अब भले स्मॉल कंट्रीज़ आर, मतलब नेशनल, इन मोस्ट केसेस द नेशनल इनकम ऑफ स्मॉल कंट्रीज़ आर मच लोअर देन द स्केल, क्योंकि छोटी छोटी जो कंट्रीज़ है उनके कंपेयर में ग्लोबल कंट्रीज जो बड़ी बड़ी सेल्स करती हैं ग्लोबल एंटरप्राइज में, तो उसमें डिपेंड करता है कि साइज़ क्या होनी चाहिए, ग्लोबल की ह्यूज होनी चाहिए। उसके बाद आता है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी। अब फाइनेंशियली ग्लोबल एंटरप्राइज आर वेरी साउंड, मैनी अ टाइम दे कैन अफोर्ड टू अप्रोच नेग्लिजिबल प्रॉफिट और कैन मेक अ लॉस। कभी कभी अब इकोनॉमिकली कभी कभी होता है कि उनको प्रॉफिट मिलेगा भी, कभी कभी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि उनकी इम्प्रूवमेंट कितनी है या मार्केट में उनकी नीड कितनी है, इससे डिपेंड करता है। सो दे हैव अ वेरी साउंड बेनिफिट, तो इसीलिए डिपेंड करता है कि क्या वो प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से सेल करेंगे और क्या मार्केट में उसका रिजल्ट निकलता है। Political supremacy, if I talk to you children regarding the पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, तो यहाँ पे है कि ड्यू टू द इकोनॉमिक पावर पॉलिटिकल रीच इज़ एज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। अब इकोनॉमिक पावर है तो इसलिए उनका जो पॉलिटिकल रीच होगा वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इन मेनी केसेस दे कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक पॉलिसी, बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो इंडिया, हमारे कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स भी उसमें ऐड होकर कुछ अपना इन्फ्लुएंस, मतलब इंटरफेरेट क्रिएट कर सकते हैं। वो सब चीज़ों का भी ध्यान होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है चिल्ड्रन लॉयल्टी। अब ग्लोबल एंटरप्राइज जो बिजनेस वे बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ करते हैं, मैनी टाइम दे आर नॉट लॉयल। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई कंट्री क्या होती है, लॉयल्टी या हॉनेस्टी के साथ काम नहीं करती है, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए अगर लॉयल्टी हाई रहेगा तो नेशंस का प्रेस्टीज भी हाई होगा, मतलब उनके साथ काम करने में भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं आउटसाइड कंट्री या कोई भी हमारे साथ काम कर रहा है तो लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो ऑनेस्टली होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है एमरजेंसी इन डेवलप कंट्री। एमरजेंसी, अब ग्लोबल एंटरप्राइज क्या है, प्रीडोमिनेटली एमरजेंसी इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री, दे डू द बिजनेस मोस्टली इन डेवलप एंड अंडर डेवलप कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मोस्टली ग्लोबल एंटरप्राइज क्या करती है, उसी कंट्री के साथ या कंपनी के साथ काम करती है जो डेवलप है या फिर ऑलरेडी उस प्रोसेस पे चल रही है। तो उनके साथ जब वो मिलके काम करती है तो इकोनॉमिकली क्या होता है, कंट्री का डेवलपमेंट और अच्छा हो जाता है। मैसिव एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च डेवलपमेंट, ग्लोबल एंटरप्राइज क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है। क्यों, ताकि उनकी भी नॉलेज क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। अब ज़्यादा
इफ़ अ ह्यूज अमाउंट फ्रॉम देयर इनकम इज़ यूज, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो उनको मिलता है वो कहाँ यूज़ करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। क्यों? ताकि वो न्यू चीज़ों को और डेवलप कर सके, न्यू सर्विस या मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आज डेली चेंजेस हो रही हैं उस चेंजेस को वो भी यूज़ कर सके। तो इसलिए मैसिव एक्सपेंडिचर, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है। चेंज इन द लाइफस्टाइल, अब अगर डेवलप करेंगे प्रोडक्ट में अच्छी सर्विस लाएंगे तो ऑटोमेटिकली दे ब्रिंग चेंजेस इन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। अब अगर प्रोडक्ट चेंज होता है, क्वालिटी चेंज होती है, तो लोगों का भी स्टैंडर्ड क्या होता है, चेंज होता है, उनकी भी कंट्रीज़ का स्टैंडर्ड चेंज होगा, जिसके वजह से बेसिक नेसेसरी चीज़ें जो हमारे कंट्री या हमारे नेशन को चाहिए थी वो टाइम टू मिल रही है, तो उससे उनका भी प्रेस्टीज बढ़ता है और प्लस लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ स्टाइल भी चेंज हो जाता है। आई होप चिल्ड्रन आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियरली समझ में आए होंगे ग्लोबलाइजेशन का। अलॉन्ग विद दिस इंडिया एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, इंडिया और ग्लोबल एंटरप्राइज, ये क्यों कहा गया है, क्योंकि 1991 में ग्लोबल एंटरप्राइज की एंट्री हुई थी इंडिया में। 1991 में इंडिया में ग्लोबल एंटरप्राइज आया था, स्लोली हुआ था, एक साथ नहीं आया था, धीरे धीरे उसने बट धीरे धीरे फिर लिबरलाइजेशन आया, फिर वो एक्सपांड होकर ग्लोबल एंटरप्राइज बिकम फास्टर हो गया। और ग्लोबल एंटरप्राइज आर ऑल्सो नोन एज अब ग्लोबल एंटरप्राइज को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी भी बोल सकते हैं। जैसे कि धीरे धीरे कंपनी फ्रॉम अदर कंट्री, जैसे अलग अलग कंट्रीज़ जो थी इंडिया में आके बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, फिर मैकडोनल्ड है, नोकिया है, सोनी, ये सब क्या है आउटसाइड कंट्रीज़ की हैं, जो इंडिया में आके इंडिया में उन्होंने ये प्रोडक्ट्स अपने लेके आए। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं इन रिसेंट ईयर इंडिया ओरिजिन कंपनीज, लाइक इंडिया की जो ओरिजिन कंपनी कौन सी है, रिलायंस है, मारुति है, विप्रो है, टाटा स्टील है, एशियन पेंट्स, ये क्या है, इनका भी बिजनेस क्या होता जा रहा है, स्प्रेड हो रहा है दूसरे कंट्री। मतलब नंबर ऑफ इंडिया बेस्ड बिजनेस हाउस आर डेवलपिंग इन देयर बिजनेस, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इंडिया की जो आज फॉरेन कंट्री में भी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और यही चीज़ है कि जितना सप्लाई प्रोडक्ट और होगा, सर्विस होगा कंट्री में, मेनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में उसका डिमांड होगा, और सेल और इनकम ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज है मोर देन दैट ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के कंपेयर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल एंटरप्राइज में ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेल और इनकम होगा, जिसके वजह से आज इंडिया भी एक तरीके से ग्लोबल एंटरप्राइज के साथ कनेक्ट हो गया। आई होप चिल्ड्रन आज का सेक्शन आपको क्लियरली समझ में आया होगा एंड इट वाज इजी है। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं चिल्ड्रन जो आपकी लाइफ में आप रोज़ देखते हो और इसके बारे में आपको और ज़्यादा पता भी रहता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। कल का जो सेक्शन है हम उसमें देखेंगे जॉइंट वेंचर, कि आखिर जॉइंट वेंचर होता क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।